Hey guys, a very good morning to all of you all my dear, and yes, today we are going to start with one of the very important topic from a chapter called as Transport in Plant, also termed as Plant Water Relations. 6 से 10 क्वेश्चन तक आने के चांसेस हैं अ ग्रुप ऑफ अ चैप्टर मिला के, जैसे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, मिनरल न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, प्लांट ग्रोथ, और ये सारे चैप्टर्स को मिला के 6 से 10 क्वेश्चंस तक पूछे जा सकते हैं. सो यू कैन इमेजिन द ग्रेविटी ऑफ दिस चैप्टर. पहला पॉइंट तो ये कि आज हम लोग जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उसमें होगा इम्बिबिशन, उसमें होगा डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, फिर बाद में जो है वो एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस, ऐसी छोटी छोटी बातें टुडे विल बी डिस्कसिंग माय डियर. बेसिकली एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट हमको मालूम होना चाहिए एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन का. सो बेसिकली यू वुड बी नोइंग व्हाट डू यू मीन बाय एब्जॉर्प्शन. में जरा एड्सॉर्प्शन के बारे में बता दूं. मान लीजिए अगर कोई यहाँ पे एक कंपाउंड है और इसके ऊपर कोई चीज माने कोई वाटर जो है वो आके, कोई सॉल्वेंट जो है वो आके अटैच हो जाता है, तो यहां पे अटैच हो या यहां पे अटैच हो या हर जगह पे अटैच हो, ये पूरा सरफेस है, ये पूरा, ये भी और ये भी. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. सरफेस का मतलब मैंने खाली अपर सरफेस की बात नहीं की है. द सरफेस विल बी दिस ऑल्सो, द सरफेस विल बी दिस ऑल्सो, राइट, द सरफेस विल बी दिस ऑल्सो, यहां पे भी, यहां पे भी. तो हर जगह, हर मॉलिक्यूल के आजू बाजू का जो एरिया होता है, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज अ सरफेस. सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज राइट नाउ इज इम्बिबिशन. Imbibition is a swelling up of hydrophilic colloid due to adsorption of water. Try to understand, it is not absorption of water, it is adsorption of water, my dear. तो यहां पर आपको adsorption of water मिल रहा है, देखिए जरा यहां पे. So it's a swelling of hydrophilic compounds या hydrophilic colloids. It can be a door. आपके घर के आजू बाजू अगर मॉइस्चर का लेवल ज्यादा बढ़ जाए तो आपके घर के जो दरवाजे हैं अगर वो वुडन है, वुडन डोर्स हैं, तो वो पक्की बात है वो फूल जाएंगे और वो बंद नहीं होंगे. दैट इज व्हाट इज समथिंग कॉल्ड एज इम्बिबिशन. लेकिन इम्बिबिशन को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले पढ़ना होगा दो फैक्ट. एक का नाम है इम्बिबेट और दूसरे का नाम है इम्बिबेंट. ठीक है. अब आपके बुक में सबसे पहला इम्बिबेंट दिया हुआ है, तो भाई मैं सबसे पहले वही लिख देता हूं, नहीं तो क्या आप उसको गड़बड़ कर देंगे. सो इट इज इम्बिबेंट और यहां पर हम लिख देंगे इम्बिबेट. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. ऐसे ही एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेट, और ऐसे ही एब्सॉर्बेंट और एब्सॉर्बेट. तो मतलब आपको एक अगर आ जाए तो आप 6 डेफिनेशंस बैक टू बैक पढ़ लोगे. सब्सटेंस दैट एब्सॉर्ब्स वाटर और एनी लिक्विड is called imbibent. मैं लिख देता हूं यहां पे substance that adsorbs water or any liquid, my dear. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज याद रखना. substance that adsorb water or any liquid material is called as imbibent. ये पहला पॉइंट. अब दूसरा पॉइंट, मतलब जो एडसॉर्ब करेगा वाटर, जो एडसॉर्ब करेगा, जिस पर वाटर आके लगेगा, अटैच होगा, दैट इज व्हाट इज इम्बिबेंट. और लिक्विड और अ वाटर दैट गेट्स इम्बाइब्ड इज कॉल्ड एज इम्बिबेट. सो एनी वाटर मॉलिक्यूल और लिक्विड, राइट, एनी वाटर मॉलिक्यूल और लिक्विड दैट गेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज याद रखना मेरे बच्चों. ये अगर आ जाए तो उसके बाद सब इजी हो जाता है. दैट गेट्स इम्बाइब्ड. ठीक है ना. इम्बाइब्ड वेयर, वेयर मेरे बच्चों, खाली बस इम्बाइब्ड लिख दो, इज कॉल्ड डैश इम्बिबेट. अब मैंने वर्ड यूज किया था वेयर, तो आपको समझ में आना चाहिए वेयर मतलब किधर, इम्बिबेंट के ऊपर. तो इम्बिबेंट पे इम्बिबेट बैठ जाएगा, दिमाग में बिठाओ. इम्बिबेंट पे इम्बिबेट बैठ गया, बैठ गया, बैठ गया, तो इम्बिबेट यहां पर. नाउ व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग दिस पॉइंट इन बहुत ज्यादा इंटेंसली. व्हाई? पहला पॉइंट ये कि जो द रूट हेयर सेल्स था ना मेरे बच्चों, हम जिसकी बात कर रहे थे, these root hair cells na,
they are basically made up of a pectic compound. So root hair cell is made up of what? Pectic compound. मैंने आपको पहले बताया था कि इसका आउटर लेयर जो है वो आपको पता होना चाहिए कि इट्स मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड इनर लेयर इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. सो रूट हेयर सेल्स आर मेड अप ऑफ पेक्टिक एंड cellulose. And let me tell you, this pectic and cellulose, both of them are what? They are hydrophilic colloid. तो जब मैं कहता हूं हाइड्रोफिलिक, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज हाइड्रोफिलिक क्या? कोलॉइड माय डियर. तो पता चला यहां पे कि हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स आर द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स विच आर वाटर लवर्स माय डियर. ये सबसे पहली बात आप याद रखेंगे. Now during imbibition water molecule gets tightly adsorbed. ये देखिए यहां पर ये adsorb हो गया without formation of solution. So here there will be no formation of solution. मेरी बात आप याद रखिए कि imbibition में formation of solution नहीं होता है. तो मैं यहां पे लिखूंगा no formation, right? No formation of solution takes place. प्लीज याद रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है. ओके, सो मेरे को क्या पता चला कि द रूट हेयर सेल्स आर मेड अप ऑफ पेक्टिक कंपाउंड्स एज वेल एज अ सेलुलोजिक कंपाउंड, सेलुलोज, एंड यस बोथ ऑफ देम आर हाइड्रोफिलिक colloids, and these hydrophilic colloids are the type of a structure which gets tightly adsorbed without formation of solution. Now imbibition continues till the equilibrium is reached. Please याद रखिए कि imbibition will be continued till the equilibrium is reached. In other words, अलग वर्ड में हम क्या बोलेंगे? Water moves along the concentration gradient. माने water always moves from its higher concentration to its क्या? Lower concentration. दिमाग में बिठाइए इस पॉइंट को कि they move from, they मतलब water or a liquid moves from higher concentration to lower concentration to its higher concentration, from its higher concentration to its lower concentration. Now imbibition is significant in soaking of what? Seeds. मेरे बच्चों बिना seeds वाटर एब्जॉर्ब किए, बिना सीड्स इम्बाइब हुए, ये कारनामा जिंदगी में कभी नहीं हो सकता कि वो जर्मिनेशन कर ले. सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू व्हाट? द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू समथिंग कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड्स ना, तो सीड जर्मिनेशन करेगा. सो जर्मिनेशन का पहला स्टेप ही है कि सीड एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम सॉइल वाया माइक्रोपाइल. शब्द याद रहे, सीड्स absorbs water from soil via micropyle. मतलब सीड को माइक्रोपाइल होता है. देखिए यहाँ पे ये सीड बना दिया मैंने, अगर ऐसा तो यहाँ पे ये माइक्रोपाइल होता है, तो इसी से वाटर अंदर जाता है. और अगर ये ब्लॉक हो गया अंदर से तो ये डॉर्मेंसी हो जाता है इसको, क्योंकि इनएबिलिटी ऑफ अ सीड टू जर्मिनेट इवन अंडर फेवरेबल कंडीशन. अगर ये शब्द आ गया यहाँ पे, दैट इज व्हाट इज डॉर्मेंसी मेरे बच्चों. Now, imbibition is significant in soaking of what? मैंने जैसे बताया सीड. दूसरा swelling up of dried raisins. मेरे बच्चों किशमिश का बात आपको याद होगा. सो किशमिश में भी यही होता है. दूसरा kneading of flours, मतलब वो आटा होता है ना मेरे बच्चों, तो kneading of flours कहते हैं मेरे बच्चों, वो भी थोड़ा सा फूल जाता है. Let us start with one very important topic. आप एक बार लिख लीजिए, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा डिफ्यूजन के लिए. ओके, सो मैं ये थोड़ा सा मिटाना चाहता हूं, ये मैं मिटा देता हूं यहां पे. नेक्स्ट विल बी स्टार्टिंग विद अ टॉपिक कॉल्ड एज डिफ्यूजन. बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, डिफ्यूजन टॉपिक. ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूजन? डिफ्यूजन का डेफिनेशन आपको जो है वो हर बुक्स में, बेसिकली केमिस्ट्री बुक्स में आपको मिल जाता है, बट यहाँ पे डिफ्यूजन का डेफिनेशन बायोलॉजी की भी बुक में है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं इसको भी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूजन? डिफ्यूजन मीन्स टू डिस्पर्स. तो जरा प्लीज लिख लूं एक बार मैं, फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे. इट इज डिफ्यूजन, एंड डिफ्यूजन मीन्स होता है डिस्पर्स. ठीक है, तो जब मैं बोलता हूं ना वर्ड डिस्पर्स, माने धीरे धीरे गायब हो जाना, मतलब
मूव कर जाना, मूव ऑन कर जाना. So diffusion can be defined as what? It's a movement of what? Atoms, ions or molecules. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. जैसे एक डिओड्रेंट लिया, एक डिओड्रेंट को स्मेल होता है, आप करके उसको मार दीजिए एंड यू नो पूरा फ्रैग्रेंस फैल जाएगा. ये फ्रैग्रेंस जो फैल गया ना इस तरीके से मेरे बच्चों, ये हुआ डिफ्यूजन. So diffusion means to what? Diffusion means to disperse. So diffusion can be defined as what? Movement of atoms, ions or molecule of a substance from the region of their higher concentration to the region of their lower concentration is termed as what? Diffusion. तो हम लोग लिख भी लेंगे इसको. So what is diffusion? It's a movement of what? Atoms, ions or molecules. So मैं लिख देता हूं यहां पे movement of atoms / or ions or molecule. So it's a movement of atoms, ions or molecule from the region of their मतलब इन लोग का their higher concentration to their lower concentration. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज याद रखो. So movement of atoms, ions or molecule from the region of their higher concentration to the region of their lower concentration. And mind it my dear, the movement is due to the काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल. सो ये भी शब्द आपको आना चाहिए कि ये जो मूवमेंट हुआ है इट इज ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल और आयन और एटम. अब ये पॉइंट भी आपको याद रखना पड़ेगा बाबा, है ना. सो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, राइट. नॉट ओनली दैट कि आपको ये बात काइनेटिक एनर्जी तो आपको याद रखना ही है, राइट. एंड डिफ्यूजन ऑल्सो अकर्स टिल व्हाट? टिल द इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड. ये भी पॉइंट बहुत ही महा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों. सो इट इज डन टिल द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड और इक्विलिब्रियम इज रीच्ड. thus water passes into a cell by diffusion through freely permeable cell wall. Cell wall is freely permeable in nature मेरे बच्चों. वापस कहता हूं, water passes into the cell by what? By diffusion through freely permeable cell wall. Now water is now at the interface of a cell wall and plasma membrane. कमाल की बात देखिए, ये रहा आपका सेल वॉल और ये रहा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसे, ठीक है. और वाटर जो है वो इसको पार कर गया है और अब वाटर इज प्रेजेंट इन द इंटरफेस. देखिए ना यहां पे, दैट इज प्रेजेंट हियर. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या इसको अंदर जाने देगा कि नहीं जाने देगा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है. सो इसको कैसे पता करेंगे? नाउ एक और पॉइंट आता है, डिफ्यूजन रिजल्ट्स इन डिफ्यूजन प्रेशर which is directly proportional to what? The number of diffusing particles, my dear. So now what do you mean by diffusion pressure मेरे बच्चों? So diffusion pressure of a pure water is always what मेरे बच्चों? Diffusion pressure of a pure water is, क्या बोलूं मेरे बच्चों, बोलो, is more than the diffusion pressure of a solvent in the solution. बड़ा गजब बात बोल दिया. Diffusion pressure of a water is always more than the diffusion pressure of solvent in a solution. Now why does this happens? इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अभी पता करेंगे बच्चों. So basically डिफ्यूजन का बात हम लोग ने कर लिया है, बहुत कुछ डिफ्यूजन के बारे में डिस्कशन कर लिया है. एंड डिफ्यूजन के साथ साथ अब आएगा नंबर डिफ्यूजन प्रेशर का. इन डिफ्यूजन के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें आपको बता दूं जो एनसीईआरटी में अलग अलग जगह पे लिखी हुई है, तो आपको एक कंपाइलेशन उसका दे देता हूं. पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डिफ्यूजन इज इट्स अ पैसिव प्रोसेस. सो मूवमेंट बाय डिफ्यूजन इज बेसिकली अ पैसिव प्रोसेस.
यहाँ पे when water moves from one part to the another part, that is from one cell to the another cell, so basically it deals with the concentration gradient. यहाँ पे मेटाबॉलिक एनर्जी नहीं लगती है और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल होता है। एक और ये खास बात ये कि वाटर ऑल्सो मूव्स वाया इंटरसेलुलर स्पेसेस, ठीक है ना। सो ये पॉइंट आपको याद रखना है। देयर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, एज आई टोल्ड, एनर्जी मतलब मेटाबॉलिक एनर्जी, no expenditure of metabolic energy takes place, and the phenomenon occurs in a random fashion. The net result being is the movement will be from higher concentration to the lower concentration, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे, region of the higher concentration to the region of a lower concentration. Basically diffusion is very slow process and it is not dependent upon a living system. मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये living system पे depend नहीं करता है। Diffusion is obvious in gas and liquid, but diffusion in solid rather than of solid is more likely. मैं लिख के दिखाता हूं यहां पे, diffusion in solid rather than of solid, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे लिखूंगा इज मोर लाइकली, ये भी आपको पॉइंट लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत ही क्यूट लाइन दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में ये कि डिफ्यूजन इज ऑब्वियस इन गैस एंड लिक्विड बट डिफ्यूजन इन सॉलिड, सॉलिड में डिफ्यूजन जो है वो ज्यादा अच्छे से होता है रादर देन सॉलिड का डिफ्यूजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इस बात को पकड़ के रखिएगा। डिफ्यूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लांट सिंस इट इज द ओनली मीन फॉर गैसियस मूवमेंट विद इन द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी ले लो आप, सेल ले लो आप, कोई बात करो, वहां पे आपको वो पॉइंट याद रखना पड़ेगा। डिफ्यूजन रेट्स आर अफेक्टेड बाय द ग्रेडियंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द परमियाबिलिटी ऑफ अ मेम्ब्रेन विच इज सेपरेटिंग देम। इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर, इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन प्रेशर मेरा बच्चा। सो अब हम बात करेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की मेरे बच्चों। नाउ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक जबरदस्त चीज है। अब उसके लिए कैसे रखेंगे हम लोग, आपके बुक में ना एक डायग्राम है, जरा मुझे बुक देना तो प्लीज। आपके बुक में एक डायग्राम देखिए यहां पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जरा इस डायग्राम को देखिएगा। एनसीईआरटी की बुक में डायग्राम दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है मेरे बच्चों यहाँ पे डायग्राम। ये डायग्राम आपसे क्या कह रहा है जरा ध्यान से सुनिएगा। ये डायग्राम, दिस डायग्राम इज नथिंग बट अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेरे बच्चों, इट्स अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये बाइलिपिड लेयर है एंड दिस इज समथिंग कॉल्ड एज अ प्रोटीन, राइट। सो व्हेनेवर लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल्स आर प्रेजेंट, लाइक मुझे किसी चीज को जो है वो अंदर भेजना है, अगर मुझे यहाँ पे ये, सो पूरा का पूरा रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ अ पार्टिकल या साइज ऑफ अ सब्सटेंस। ऑब्वियस, अगर छोटा छोटा सब्सटेंस रहता तो जल्दी जल्दी पास होता था, हाँ या ना। और डिफ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंस ना अक्रॉस अ मेम्ब्रेन डिपेंड्स अपॉन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ लिपिड्स। मतलब अगर कोई सब्सटेंस, ये लिपिड मॉलिक्यूल्स है मेरे बच्चों, ठीक है ना, बाइलेयर लिपिड मॉलिक्यूल्स। सो इफ लिपिड मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट और इसमें सॉल्युबिलिटी है तो ये बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाएगा मेरे बच्चों, राइट। हाँ, और याद रखना ये मेम्ब्रेन से जल्दी पास ऑन हो जाएगा। तो मतलब अगर पार्टिकल छोटा है तो भी ये बहुत जल्दी पास ऑन होगा, और अगर पार्टिकल सॉल्युबल इन लिपिड्स है, लिपिड मेम्ब्रेन में सॉल्युबल है, तो भी ये जल्दी पास होगा। तो कौन जल्दी पास नहीं हो पाएगा, जिसको जो है वो द सब्सटेंस दैट हैव हाइड्रोफिलिक मॉइटी। अब हाइड्रोफिलिक मॉइटी रहेगा, इट विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू मूव, मतलब जो वाटर से डरता रहेगा वो डिफिकल्ट हो जाएगा उसको मूव करने के लिए मेरे बच्चों। तो ऐसे मौके के लिए मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो एक फैसिलिटी दी गई है, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल रहेगा, जो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल इस वाटर मॉलिक्यूल या किसी भी चीज को लेकर जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना मेरे बच्चों। तो ये जो साइट है ना मेरे बच्चों, दिस साइट इट इज कंटेनिंग व्हाट, इट इज कंटेनिंग समथिंग कॉल्ड एज प्रोटीन माय डियर, ठीक है ना। दिस पिंक कलर स्ट्रक्चर इज नथिंग बट अ प्रोटीन, ओके। सो सब्सटेंस दैट हैव अ हाइड्रोफिलिक moiety, they will find it difficult to pass
through the membrane and their movement has to be facilitated, my dear. अब ऐसे मौके पे membrane protein provides site which at which such molecule cross the membrane and यहां पे concentration gradient सेटअप नहीं हुआ है मेरे बच्चों. concentration gradient must be already present है. यहां पे gradient सेटअप नहीं होता है, यहां पे ये अपने आप प्रेजेंट होना चाहिए मेरे बच्चों. ठीक है. और ये जो डिफ्यूजन हुआ ना माय डियर, अब ये जो यहाँ पे से ये प्रोटीन घूम जाता है मेरे बच्चे, ये ऐसे मूव, ये ऐसा मूव कर जाता है और ये ऐसे मूव कर जाएगा. दैट इज व्हाट इज समथिंग. सी द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड ना मेरे बच्चे बाय द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स. सो जो लोग अंदर नहीं जा पाते वो लोग क्या करेंगे, वो लोग जो है वो जो लोग अंदर नहीं जा पाते हैं मेरे बच्चों उस मॉलिक्यूल से, वो आई मीन दैट वाटर मॉलिक्यूल या कोई मॉलिक्यूल जाकर वो अंदर नहीं जा पा रहा है, तो प्रोटीन विल हेल्प मेरे बच्चों. याद रखो मेरे बच्चों, प्रोटीन विल हेल्प एंड इट इज समथिंग कॉल्ड एज अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है ना मेरे बच्चे, इट इज अकरिंग बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, स्पेशल प्रोटीन्स, यू नो, दैट helps the molecule to move across the membrane without expenditure of ATP energy मेरे बच्चों. So facilitated diffusion, एक बात याद रखना, facilitated diffusion cannot cause a net transport of a molecule from low to high concentration. नहीं भाई, बात बहुत ही सिंपल है. अगर आपके पास यहां पे मॉलिक्यूल्स है इस तरीके से, ये लिपिड मॉलिक्यूल्स है मान लीजिए, ओके, मैं बना दे रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिए. और यहां पे देयर इज अ प्रोटीन प्रेजेंट, यहां पे देयर इज अ प्रोटीन प्रेजेंट, ओके. हाँ, मैं ये ऐसे भी दिखा सकता था आपको, लेकिन कैसा है कि एक बार टेक्स्ट बुक के थ्रू दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा. ये अगर यहां पे इस तरीके से लिपिड मॉलिक्यूल्स है, प्लीज ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहां पे. सो दिस इज अ लिपिड मॉलिक्यूल, दिस इज अ लिपिड मॉलिक्यूल, इट्स अ बाइलेयर मेम्ब्रेन एक्चुअली. तो क्वाजी फ्लूइड नेचर होता है, तो बाइलेयर मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको हम लोग, बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बाइलेयर, इट्स अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जैसे फॉर एग्जांपल सेल होता है ना मेरे बच्चों, सेल, तो सेल का देखो मैंने ये पार्ट यहां पर दिखाने की कोशिश की है ऐसे, एंड ये जो है वो प्रोटीन है. तो प्रोटीन मॉलिक्यूल, इस तरफ कोई भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेगा, तो यहां पे कोई भी अगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेगा तो ये आके बस खाली यहां पे बैठे, इट विल टर्न एंड इट विल एंटर इनसाइड. सो दिस इज व्हाट इज समथिंग कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मेरे बच्चों. सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में इट्स अ प्रोटीन विच इज हेल्पिंग मेरे बच्चों, आप यहां पर देख सकते हैं. सो ये द सब्सटेंस इज बीइंग हेल्प्ड, फैसिलिटेटेड मेरे बच्चों, एंड इट डज नॉट रिक्वायर एटीपी मॉलिक्यूल. ये बहुत बड़ी बात है. दूसरा खास बात ये कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो इट कैनॉट कॉज द नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल फ्रॉम लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन. मतलब अगर यहां पे कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, यहां पे कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो ये नहीं होगा. दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों. और अगर समझो ऐसा हुआ कि यहां पे बहुत ज्यादा है, ओके, हाँ या ना, ऐसे इस तरीके से बहुत ज्यादा है और यहां पे कम है, at this moment there will be a requirement or input of energy takes place मेरे बच्चों. So the transport rate reaches maximum when all the protein transporters are being used my dear. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे बच्चों. तो प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स, हाँ, अगर यहां पे ये कम रहेगा, ऐसा ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट देखो इधर ऐसे रहेगा, और यहां पे ज्यादा रहेगा अगर, तो इट विल मूव मेरे बच्चों. देयर विल बी नो यूज ऑफ एनर्जी, देयर विल बी नो यूज ऑफ एनर्जी मेरे बच्चों, मेटाबॉलिक एनर्जी, आप प्लीज याद रखो. सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज व्हाट इट इज वेरी स्पेसिफिक, बहुत ही स्पेसिफिक होता है ये. पोरिन नाम के प्रोटीन्स के मैं एक एग्जांपल ले सकता हूं. इट अलाउज द सेल टू सिलेक्ट सब्सटेंस फॉर अपटेक एंड इट इज सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स. इनहिबिटर्स का मतलब होता है वो तत्व जो नहीं चाहते हैं कि यहां पे क्या हो, यहां पे डिफ्यूजन हो, मतलब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बेसिकली हो, यहां पे ये नहीं चाहते. एंड दीज inhibitors, they will react with whom? They will react with the side chains. प्रोटीन के साइड चेन से रिएक्ट कर जाएंगे और प्रोटीन को वर्क करने देंगे नहीं मेरे बच्चों. सो द प्रोटीन फॉर्म्स अ चैनल इन द मेम्ब्रेन फॉर मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू. किसी भी मॉलिक्यूल को अगर पास करना होगा तो प्रोटीन फॉर्म्स अ चैनल मेरे बच्चों. ये प्लीज आप याद रखना,
ठीक है ना. एंड सम चैनल्स कैन बी कंट्रोल्ड, सम आर लार्ज, and the very best example is something called as a porine protein that forms a huge it forms a huge pores in the outer membrane. यहाँ पे outer membrane पे बड़े बड़े pores form कर लेते हैं मेरे बच्चे. And porine proteins please याद रखना. And it is basically present where? It is basically present in the outer membrane of plastids, outer membrane of mitochondria, some bacteria, and they allow the molecule up to the वो एकदम अपने वो देख ताक के भेजते हैं मेरे बच्चों. प्रोटीन जो पास होना होता है उसका मॉलिक्यूल का साइज छोटा होना चाहिए, नहीं तो काम नहीं करते मेरे बच्चों. ठीक है ना. सो कैसे करते हैं सर ये काम करने का तरीका भी देख लो मेरे बच्चों. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये स्ट्रक्चर है. नाउ दिस इज प्रोटीन, ये मेम्ब्रेन है पूरा ऐसा, एंड दिस इज प्रोटीन. तो ऐसा लगा तो व्हाट इट विल डू, इट विल रोटेट लाइक दिस. सी वापस करके दिखाता हूं. ये देखिए ऐसा है ना, तो इट विल रोटेट. अगर यहां पे लगा तो इट विल रोटेट लाइक दिस. ये देखो ये रोटेट कर गया. सो दे रोटेट, लिटरली द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन देन रोटेट्स एंड मॉलिक्यूल को अंदर भेज दिया. ये ऐसे. एंड मैंने जैसे एक एग्जांपल बताया, एक्वापोरिन्स करके एक प्रोटीन्स का ग्रुप है. दे आर मेड अप ऑफ 8, आई मीन एक्वापोरिन्स, ऐसे 8 एक्वापोरिन्स मिलते हैं. एक्चुअली एक्वापोरिन्स का ग्रुप्स है. सो 8 एक्वापोरिन्स मिलकर एक छोटा सा प्रोटीन बनाते जो ये काम करता है. सो देयर आर अबाउट 8 एक्वापोरिन्स रिक्वायर्ड टू मेक 1 चैनल. मेरे बच्चों एक चैनल बनाने के लिए, एक वाटर चैनल बनाने के लिए वी रिक्वायर 8, ध्यान रहे, एक वाटर चैनल बनाने के लिए वी रिक्वायर 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरिन. मेरे बच्चों प्लीज इस बात को याद रखना. एक और मुझे यहां पे पॉइंट तुमको दिखाना है जो बहुत ज्यादा जरूरी है. आई होप कि तुमको डिफ्यूजन प्रेशर भी समझ में आ गया रहेगा. मैं क्योंकि मैंने लिखा है तो मुझे लगा कि तुम लोग पढ़ोगे. ठीक है, मैं थोड़ा सा ये भी बता दूंगा तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा. उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट का. ठीक है, एक थोड़ा सा पहले इसको देख लेते हैं. एक और इंपॉर्टेंट है, पैसिव सिम्पोर्ट्स एंड एंटीपोर्ट्स करके एक मूवमेंट का डिस्कशन है आपके बुक में. इमेजिन कीजिए कि कोई मेम्ब्रेन है आपके पास. मैंने ये मेम्ब्रेन बना दिया इधर ऐसे, और मैं यहां से थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं. ठीक है, ये आप ऐसे मिटा देते हैं थोड़ा सा, तो ये तुम्हारा जो है वो इट कैन कम इन योर नीट एग्जाम ऑल्सो. ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं आपको, ये आपका ऐसा प्रोटीन बना देता हूं. ऐसा 1, ये दूसरा बना दिया, और ये ऐसा 3rd बना दिया. ठीक है, तो अब गेम कैसा हो गया जरा ध्यान से देखो. ठीक है, दीज आर द प्रोटीन्स. मान लीजिए इसका नाम हम रखेंगे कैरियर प्रोटीन्स. ठीक है ना. सो ध्यान रखना, वाटर चैनल को बनाने के लिए ध्यान से याद रखना मेरे बच्चों, द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन देन रोटेट, जैसे मैंने आपको बताया, एंड दे रिलीज द मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल्स. तो वाटर चैनल, और ये वाटर चैनल जो प्रोटीन का मैं बता रहा हूं, दे आर मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरिन्स. अगर यहां पे मूवमेंट ऐसा हुआ, ये ऐसे मूव कर रहा है फ्रॉम पॉइंट, दिस इज नाम, ए नाम का एक मॉलिक्यूल जिसको यहां पर भेजना है. तो अगर एक ही मॉलिक्यूल जा रहा है तो मेरे बच्चों इसको बोलते हैं हम लोग यूनिपोर्ट मूवमेंट. माय डियर, इट इज वन साइड मूवमेंट, सीधे अंदर. ठीक है, अगर समझो ये ए नाम का मॉलिक्यूल अंदर जा रहा है और उसी वक्त बी नाम का मॉलिक्यूल बाहर आ रहा है, ऐसे अगर आ गया तो हम इसको बोलेंगे एंटी पोर्ट मूवमेंट. ठीक है मेरे बच्चों, ट्राई करना कि आप जो है वो इसका एग्जाम्पल ढूंढ के मेरे को जरा सा बताना. तो हियर दे मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय सिम्पोर्ट मूवमेंट? ये द मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज इन अ सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे. एंड व्हाट डू यू मीन बाय सिम्पोर्ट मूवमेंट? बहुत ही आसान, बहुत ही इजी. ये ए जो प्रोटीन, ये ए जो मॉलिक्यूल है वो भी जा रहा है उसी साइड, बी जो मॉलिक्यूल है वो भी उसी साइड जा रहा है. दैट इज समथिंग कॉल्ड एज सिम्पोर्ट मूवमेंट माय डियर. ठीक है ना. तो व्हाट डू यू मीन बाय सिम्पोर्ट मूवमेंट? बोथ द मॉलिक्यूल्स they are moving at only in one direction. तो जब मॉलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन में मूव करे, दो मॉलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन में मूव करे, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज सिम्पोर्ट मूवमेंट.
एक मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में मूव करे तो इट इज टर्म एज यूनिपोर्ट मूवमेंट, एंड अगर ऑपोजिट में मूव करे तो इट इज टर्म एज व्हाट, समथिंग कॉल्ड एज एंटीपोर्ट मूवमेंट। तो ये पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए। एक और खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नो, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट? पेज नंबर 178 पे, एनसीईआरटी के 178 पे मिलेगा आपको। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजेस द एनर्जी टू पंप द मॉलिक्यूल। जो मेम्ब्रेन है ना, अब यहाँ पे दिस इज द मान लीजिए प्रोटीन है, तो इफ दिस प्रोटीन इज यूजिंग एनर्जी, अब लोग कहते हैं एनर्जी का मतलब क्या, तो मैं कहना चाहता हूं दे यूज मेटाबॉलिक एनर्जी टू move to transport the molecule. They use energy to pump the molecule against the concentration gradient. ये बहुत बड़ी बात है। Now against the concentration gradient का मतलब क्या, इस साइड मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा थे और इस साइड मॉलिक्यूल कम था और बीच में मेम्ब्रेन था, तो ये पूरा इधर आने के लिए मेटाबॉलिक एनर्जी नहीं लगेगा क्योंकि इट इज अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब आप इमेजिन कीजिए कि यहां पे मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है लेकिन फिर भी इन मॉलिक्यूल्स को अंदर लेना है मुझे, सो आपको यहां पे करना होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि यहां पे कॉन्सेंट्रेशन है लो, यहां पे कॉन्सेंट्रेशन है बहुत ज्यादा हाई, लेकिन लो वाले को भी इधर भेजना है मुझे। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कैरिड आउट बाय मेम्ब्रेन प्रोटीन्स मेरा बच्चा, प्लीज याद रखना, मेम्ब्रेन प्रोटीन। Hence, different protein in the membrane play major role in both active and passive transport, my dear. You know, ऐसे कौन से प्रोटीन है भाई जो एनर्जी यूज करते हैं? सो पंप नाम है उन प्रोटीन्स का। सो पंप्स आर प्रोटीन दैट यूज, बार बार कहना चाहूंगा, आपके एनसीईआरटी में एनर्जी लिखा हुआ है, मैं कहना चाहूंगा पंप्स आर द प्रोटीन विच यूज metabolic energy to carry the substance across the cell membrane. These pumps can transport what? These pumps can transport the substance from lower concentration to their lower concentration to their higher concentration. Basically, this phenomenon is termed as uphill transport. कमाल हो गया, यहां पे कम है, यहां पे बहुत ज्यादा है, तो भाई तेरे को इन लोग को अंदर धक्का मारना है, तो uphill transport शब्द याद रखो। Now transport rate reaches maximum when all the protein transporters are being used. मतलब saturation आ जाएगा, एक प्रोटीन इधर है, दूसरा इधर है, तीसरा, पता चला सबके सब यूज कर रहे हैं तो saturation आ जाएगा। Like enzyme, the carrier proteins are very 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 specific मेरे बच्चों, बहुत ही ज्यादा specific, and they are the one which carries, you know, which what it carries to the membrane ना, एक जगह से दूसरी जगह पे, ये बहुत ही ज्यादा specific होता है। नाउ मैं आपको एक बात और बता दूं कि दीज प्रोटीन्स आर वेरी सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स, जैसे पहले वाला हमने देखा था वैसे ये वाला भी है कि दीज प्रोटीन्स आर वेरी मच सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स दैट रिएक्ट्स विद प्रोटीन्स साइड चेन। जो बात मैंने यहां पर बताई थी आपको, वही बात मैं वापस बोल रहा हूं। फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट के लिए व्हाट यू रिक्वायर इज अ प्रोटीन। 8 एक्वापोरिन से एक वाटर चैनल हमने बनाया था जहां पे सब मॉलिक्यूल्स को लेकर आ रहे थे, लेकिन उस समय हमारे पास अगर एक तरफ जो है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल था, एक तरफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल था, तो ये सारे के सारे उस तरफ जा पा रहे थे विदाउट खर्चा ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ऐसा होता नहीं है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक जगह पे कॉन्सेंट्रेशन होगा लो, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेशन होगा हाई, और आपको चीजों को लो से हाई की तरफ लेके जाना पड़ेगा, राइट। इन नेक्स्ट टॉपिक विल बी स्टार्टिंग विद कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस, माय डियर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू ऑल, हैव अ गुड डे।